साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जो है आपका दक्षिण भारत के प्रमुख है राजवंश। इस वीडियो में आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में बताएंगे। क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके वंश दक्षिण भारत में हुए हैं। विस्तार से हम अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ना किया हो तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं पल्लव वंश से। कहाँ से शुरू करेंगे? हम पल्लव वंश से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका दक्षिण भारत का जो राजवंश है यहीं से शुरू होता है, पल्लव वंश से। शुरुआत करते हैं पल्लव वंश के कौन से संस्थापक थे, क्या कुछ थे, सबके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। दिया है आपका पहला पॉइंट है आपके, इसमें हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको मैं लाऊंगा, जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरुआत है आपकी, पहला टॉपिक है आपका पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिया है आपका कि पल्लव वंश का संस्थापक, जो पल्लव वंश के संस्थापक थे वो कौन थे आपके? सिंह विष्णु। कौन से थे? सिंह विष्णु। जिनका कार्यकाल क्या था आपका? 575 से 600 ईस्वी तक था, ठीक है ना। इसकी राजधानी कांची क्या थी आपकी? कांची, जो तमिलनाडु में कांचीपुरम थी, है ना। तो वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मतलब वैष्णव धर्म का अनुयायी कौन था? जो आपका सिंह विष्णु है, ठीक है ना। ये आप किस धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को, ठीक है ना। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। पेपर में आपका पूछ जाएगा कि सिंह विष्णु ने किसकी उपाधि धारण की थी? अवनी सिंह की, ठीक है ना। तो सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि बराय मंदिर का निर्माण कराया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो आदि बराय मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी, जो भारवी थे, जिसने जो आपकी जो पुस्तक जिसने रचना की, भारवी कवि हैं, तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये भारवी जो कवि हैं वह बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि थे। तो पूछ सकता है कि किसके दरबारी कवि थे, तो आपको बताना है सिंह विष्णु के। और किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो पल्लव वंश से संबंधित रखते हैं। अब देखेंगे कि पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, इसको भी देख लेंगे। तो जो आपकी पूरी चार्ट बना हुआ है आपका, मैं चार्ट बना कर लाया हूँ, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहे। तो दिया इसमें आपका पहला पॉइंट है आपका, इसमें पहले राजा हुए वह आपके महेंद्र वर्मन प्रथम हुए। तो इन्होंने 600 से 630 तक शासन किया। दूसरी आपकी नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वरम वर्मन प्रथम 670 से 700। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 है ना आपका। नेक्स्ट और अंतिम है आपका नंदी वर्मन द्वितीय, जो आपके 730 से 800 ईस्वी तक। ये आपके हुए पल्लव वंश के प्रमुख राज शासक हुए हैं, जिसने पल्लव वंश में अपना अधिकार किया और राजधानी अपनी चलाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वन लाइन पॉइंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही छाट के आपके प्रयास करके मैं आपको यहाँ वीडियो लाता हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया आपका कि मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। किसने की? महेंद्र वर्मन ने। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी थे। मतलब पहले जो आपके जो महेंद्र वर्मन थे, शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को। परंतु बाद में तमिल संत, जो तमिल क्षेत्र से जो संत थे, अप्पर
के प्रभाव में आकर शैव बन गए थे। ठीक है ना। तो पहले क्या थे आपके जैन धर्म को मानते थे, फिर बाद में शैव बन गए। ठीक है, शैव धर्म को मान लिया। अब दिया आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। अब दिया आपका कि महाबलीपुरम के 81 मंदिर जिन्हें रथ कहा गया, क्या कहा गया, रथ कहा गया, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, इसने नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो महाबलीपुरम की जो 81 मंदिर हैं जिसे रथ कहा गया था, उनका निर्माण किसने कराया, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, 7 है, 7 है। ठीक है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। पूछा जाएगा कि जो आपकी रथ की जो संख्या वो 7 है और सबसे छोटा रथ कौन सा है, तो आपको बताना है द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ या आपको जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखते रहें, क्योंकि पेपर की दृष्टि से आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और वन लाइनर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके वन लाइनर हैं, जो आपको पढ़ने में आपको बहुत अच्छी शब्द भी देने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि परमेश्वरम वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्य, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियाँ धारण की। ये आपकी उपाधियाँ हैं, इसने परमेश्वरम वर्मन प्रथम ने धारण किया था। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि गणेश मंदिर का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि परमेश्वरम वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। क्या था ये, विद्या प्रेमी भी था, और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की। अब विद्या विनीत की उपाधि क्यों मिल गई, क्योंकि ये विद्या प्रेमी था, विद्या से प्रेम करने वाला था, इसलिए उसको विद्या विनीत की उपाधि भी मिली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगर नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जब अरब राजाओं ने आक्रमण किया तो उस समय जो पल्लव वंश के जो राजा थे वो थे आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। उसने राज सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त की उपाधियाँ धारण की। जो आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय थे उन्होंने भी उपाधि धारण की। ये 3 थी आपकी उपाधियाँ, जयसिंह की, आगमप्रिय और शंकर भक्त की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिया आपका नेक्स्ट पॉइंट कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने काशी के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे जाते हैं, जो आपके यूपी पीसीएस तक में पूछा गया है क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय थे तो किस मंदिर का निर्माण कराया था और कहाँ कराया था, तो कांची में कराया था, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये कि किस से कला का शुरुआत हुई थी, आपकी द्रविड़, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत यहीं से हुई थी, आपकी इसी मंदिर से हुई थी। तो नोट दिया गया आपका कि महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी, महाबलीपुरम में जो सौर मंदिर है
इसका निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी को मेरी पढ़ाई, आपका टॉपिक जो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक मैं आपको लेने वाला हूँ। हर वक्त मैं आपके साथ खड़ा हूँ और हर एक टॉपिक को मैं आपको कवर कराऊंगा इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन के तरीके से। ठीक है ना। तो आपके हर टॉपिक आपको बनेंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट कि कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। दश कुमार चरित्र के लेखक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। जो लेखक थे, दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना लिखी है, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका दिया है आपका कि पल्लव वंश का अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक, तो कंप वर्मा, कंप वर्मा, जो कौन थे आपके, कब से चले थे ये? 948 से 980 तक था। तो ये था आपका पल्लव वंश के बारे में आपको मैंने बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट वंश है आपका, जो होगा आपका चोल वंश। बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है आपका चोल वंश। इसके पहले जो मैं आपको पल्लव वंश पढ़ाया, तो पल्लव वंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। जितने भी पेपर के दृष्टि से आपके क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, वो सब मैंने आपको टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चनों में करा दिए हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम चोल वंश के बारे में कि आखिर चोल वंश के संस्थापक तो कौन थे। तो आपके दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं, इसमें भी आपका चोल वंश आता है दूसरे नंबर पर, तो इसको हम देखेंगे। अब दिया आपका पहला पॉइंट कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के विध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ। चोल वंश था, तो आपका जो पल्लव वंश चल रहा था, उसके जो विध्वंस हुए थे, उसके अवशेष पर आधारित चोल वंश हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय, इसने 850 से 887 ईस्वी तक शासन किया था, जिसकी राजधानी तंजाय, इसी को हम तंजौर या तंजावुर कहते हैं। तंजार को भी इसके दो नाम एक्स्ट्रा हैं, तंजौर भी कहें या तंजावुर भी कहें। ठीक। तंजावुर वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुचंद था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। पूछा जाएगा कि जो विजयालय जो राजा थे, उन्होंने किस की उपाधि धारण की, तो नरकेसरी की। किसकी की? नरकेसरी की। और निशंभुनी निंदी देवी का मंदिर निर्माण कराया था। ठीक है। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। ठीक है। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है आपका कि चोलों का जो राजवंश चल रहा था, स्वतंत्र रूप से किसने चलाया? आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि आपकी है, ध्यान देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिया कि राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। कहाँ पर? श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम भाई को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी।
जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो जो वहाँ के जो राजा थे मही भाई, उनको भागकर श्रीलंका के किस जिले में, दक्षिण जो जिला है उसका रोहण, वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। ठीक। राजराज प्रथम शिव धर्म का अनुयायी था, मतलब जो राजा प्रथम थे वो शिव धर्म को मानते थे। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सा मंदिर बनाया था, तो राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया? शिव मंदिर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपका ये टेबल के रूप में आपके सामने लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब अच्छे से देखिएगा। दिया है पॉइंट आपका कि चोल काल में भूमि के प्रकार। चोल काल में भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, किस नाम से कौन सी भूमि अलंकृत थी और जानी जाती थी। तो पहला है आपका बेलन बगाई, तो इसको हम गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहते थे, इस नाम को हम। फिर दिया ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय का मतलब क्या था कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव का मतलब जो ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दे दी गई उसको हम बोलते थे ब्रह्मदेव। शाला भोग, किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि, किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को कहते थे। देवदान, यह जिसके लिए दूसरा नाम दिया गया है, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर बनाने के लिए उपयोग उपहार में दी जाने वाली भूमि क्या बोलते थे? देवदान बोलते थे। और पल्ली चंद्रम, तो जैन संस्थानों को दान देने वाली भूमि, जो जैन संस्थान थे उनको जब भूमि दान में देते थे तो इस नाम से जानते थे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। तो राजेंद्र द्वितीय ने त्रिकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की और चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? आपका राजेंद्र तृतीय था। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच, चोलों और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जे.के.एस. प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका कि विक्रम चोल के अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार कराया गया था। जो आपका विक्रम चोल थे उन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था? चिदम्बरम मंदिर का विस्तार कराया था। और गरीब जनता से राजस्व वसूल करके, गरीब जनता से कर वसूला, फिर उससे क्या मंदिर का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज मतलब विष्णु की मूर्ति, गोविंद मतलब विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। जो राजा हुए थे आपके कलोत्तुंग द्वितीय थे, ये दूसरे आपके राजा हुए, इसमें जो मंदिर पर जो मूर्ति रखी गई थी चिदम्बरम मंदिर में, उसमें क्या कहते विष्णु की मूर्ति थी, उसको कहाँ? समुद्र में फेंकवा दिया। और कालांतर समय बीतने पर वैष्णव आचार्य रामानुजन आचार्य ने युक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया, उसे त्रिमंदिर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अब आपका? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। क्या कहते थे? मध्यस्थ। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी।
ब्रह्मदेव कहलाती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका कि चोल सेना सबसे संगठित अंग था। अंग कौन सा था? पदाती सेना था। चोल काल में कलयुग सोने के सिक्के थे। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए का आधार धान था। तो चोल काल में क्या था? जब वस्तु को आदान प्रदान करना है, वस्तुओं को खरीदना है, तो उसके लिए क्या करते थे? वो धान दिया करते हैं। तो आज मैंने आपको पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ाया, विस्तार से पढ़ाया, हर एक पॉइंट को समझाया। तो अब हम इसके आगे के जो वंश दिए हैं आपके, चालुक्य वंश हैं, यादव वंश हैं, इस प्रकार के वंशों को हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अब इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो इसको आगे के वजह हिस्सा आपका, ये आपका हिस्सा आगे का, ये पूरे हिस्सा आपको मैं दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में से अवश्य करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।